बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वेरी वार्म वेलकम टू स्टार्स एकेडमी हेड ऑफिस जोहर टाउन। एलएमएस सेशन कंटिन्यूड है, पूरे आप के साथ चमक रहा है। स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक, और टॉपिक आपके सामने, और वो है जनाब डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नरेशन। नरेशन की बात, तो पहले इसके बारे में थोड़ी सी दो चार बातें कि व्हाट इज़ अ नरेशन। नरेशन ये है बच्चों कि एक बात आपको किसी ने बताई, अब वो बात आप जाके किसी और जगह पे एक्सप्लेन करते हो। इसको समझने का बेहतरीन मेथड ये है कि आप एक ट्रायंगल ड्रॉ करें। कैसे? अब आप कहें ए बी सी। फर्ज किया सी को एक बात जाननी है। क्या है जी? सी को एक बात जाननी है। अब उसके पास क्या मेथड है? मेथड यह है कि ए ने बताया बी को, बी ने वो बात अपनी करके बता दी चार्ली को। ठीक है जी, मतलब सी को बता दिया। अगर ए की बात बी के जरिए होती हुई सी तक पहुंचती है तो हम कहते हैं कि ये नरेशन का कॉन्सेप्ट यहां से स्टार्ट हो गया। देखें, अब बी के पास किसी की बात पहुंची, ठीक है, तो वो क्या कर सकता है? उसके पास दो ऑप्शंस हैं। जो कुछ उसे ए ने कहा था एज इट इज, वैसे का वैसे ही वो सी को बता दे। दूसरा मेथड क्या है कि वो बात वही बताए, लेकिन क्या करे? लेकिन वो लफ्जों का अपना इंतखाब करे। बात वही होगी। नरेशन के अंदर अगर आप स्टेटमेंट को, अगर उसके बात को चेंज करते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि नरेशन में आपने स्टेटमेंट ही बदल दी। स्टेटमेंट बदलना नरेशन का सॉल्यूशन नहीं होता। नरेशन बेसिकली हम यूज करते हैं जब हम किसी की कही हुई बात को अपने अंदाज में आगे पहुंचाएं या अपने अंदाज में आगे ट्रांसफर करने। ये तो हो गया बेसिक नरेशन का, लेकिन यहां तक बात खत्म नहीं हुई। हम डेफिनेटली इसकी प्रॉपर डिस्कशन करेंगे, इसकी डेफिनेशन को देखेंगे, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये है नरेशन की डेफिनेशन। व्हाट इज नरेशन? In writing or speech, narration is the process of recounting a sequence of events, real or imagined. It's also called storytelling. जैसे मैंने आपको बताया, अगर आप इस चीज़ को देखें, यहाँ पे हमने क्या डिस्कस किया? हमने यही कहा कि हाँ जी, स्टोरी टेलिंग है कि आप बता रहे हैं कि किसी ने, ए ने बी को बताया, बी ने सी को बताया। अब बी जो है वो नरेटर बन गया, क्योंकि ए की बात उसे पता चल गई। अब वो कहानी आगे कैसे सुनाता है, इसी चीज़ का नाम नरेशन है। इसी चीज़ के अंदर हम नरेशन की डिस्कशन करते हैं। ये इमेजिन्ड भी हो सकती है और आप इसे रियल भी कह सकते हैं। इट्स आल्सो कॉल्ड स्टोरी टेलिंग। ओके, आगे चलते हैं। व्हाट इज डायरेक्ट स्पीच? क्योंकि आगे जो बातें होनी है, अगर आपको टाइटल स्लाइड याद है तो वहां पे लिखा हुआ था डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। तो व्हाट इज डायरेक्ट स्पीच? डायरेक्ट स्पीच क्या है? डेफिनेशन देखिए। डायरेक्ट स्पीच गिव्स द एक्चुअल वर्ड्स that the speaker used. It is common in novels and other writings where the actual words of a speaker are quoted. क्या करते हैं? डायरेक्ट स्पीच का मतलब है आपको जो कुछ ए ने बताया, आपने उन्हीं वर्ड्स के साथ, उन्हीं सीक्वेंस के साथ, उन्हीं चीजों के साथ आपने वो स्टेटमेंट सी को बता दी। क्लियर होगी बात? तो हम कहेंगे ये डायरेक्ट स्पीच है। अच्छा, फिर अगला क्वेश्चन इसके एग्जाम्पल पे देखें जरा। शी सेड आई एम टायर्ड। अब आई एम टायर्ड आप देख रहे हैं, ये क्या है? इन्वर्टेड कॉमास के अंदर है। क्यों? क्योंकि ये डायरेक्ट बात है, इसको उन्होंने चेंज नहीं किया। शी सेज व्हाट टाइम विल यू बी एट होम। अब ये भी हमारे पास क्या है? ये भी हमारे पास डेफिनेटली उसकी डायरेक्ट स्पीच है, उसकी डायरेक्ट स्टेटमेंट यहां पे दी जा रही है। नेक्स्ट देखिए जी। जॉन सेड देयर इज एन एलिफेंट आउटसाइड द विंडो। अब जॉन ने यही कहा, हमने वैसे ही उसको कह दिया। अब ये देखें कि हमारे पास क्या है? हमने दो लोगों की स्टेटमेंट्स को मिक्स नहीं कर रहे कि एक कोई और कह रहा है, वो और है। तो जिस तरह उसने, जॉन ने कहा एज इट इज, मैंने आपको बता दिया। तो मैंने क्या किया? मैंने डायरेक्ट स्पीच यूज की, मैंने डायरेक्ट नरेशन यूज की। तो इनडायरेक्ट स्पीच किसे कहते हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन तो ये बनना चाहिए, और वो बन गया। रिपोर्टेड स्पीच आर इनडायरेक्ट स्पीच रिपोर्ट्स समथिंग दैट वाज सेड but does not use the actual words that the speaker uttered. अब है क्या सीन? अब भी वही है कि वही ट्राइंगल है। ए ने बी को बताया, बी ने अपने अल्फाज में सी को बता दिया। अपना नमक मिर्च नहीं डालना,
ना 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 ना, ये काम नहीं। डायरेक्ट बातें वही होंगी, स्टेटमेंट नहीं बदलेंगे, ओनली वर्ड्स विल चेंज। सिर्फ और सिर्फ अल्फाज हम चेंज करते हैं, मतलब जो उसको पता चला वैसे ही उसने आगे बताया, लेकिन विद न्यू वर्ड्स। तो हम कहेंगे क्या, हम कहेंगे ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास हो गई इनडायरेक्ट स्पीच। एग्जाम्पल देखिए, वही बातें हैं, सारा कुछ वही है। वहां पे क्या था, वहां पे यहाँ पे वहां पे इस जगह पर आपको कुछ कॉमास वगैरह नजर आ रहे थे, इस तरह की कुछ चीजें नजर आ रही थी, सेपरेटर लगे हुए थे, एक की बात दूसरे से मिक्स नहीं हो रही थी। अब आप देखें, ये सारे का सारा सिंगल सेंटेंस बन चुका है, सारे का सारा एक ही सेंटेंस बन चुका है। तो हम क्या कहेंगे, ये हमारे पास क्या हो गई, ये हमारे पास इनडायरेक्ट स्पीच हो गई। जबकि पहले क्या थी, विद कॉमास, डायरेक्ट। तो इसकी आइडेंटिफिकेशन इस हवाले से भी आसान है डियर स्टूडेंट्स, कि आप क्या कहेंगे, आप कहेंगे कि जिसके अंदर कॉमास होते हैं वो डायरेक्ट स्पीच है, और जिसमें कॉमास को यूज करके कुछ वर्ड्स, कनेक्टर्स कुछ इस तरह कर दिया जाता है कि वहां पे कॉमास को हमें यूज करने की जरूरत पेश नहीं आती, तो वो कौन सी होगी, वो इनडायरेक्ट स्पीच होगी। क्लियर होगी बात बेटा, दोनों पॉइंट समझ आ गए। अब देखते हैं पार्ट्स ऑफ डायरेक्ट नरेशन। डायरेक्ट नरेशन के अगर हम पार्ट्स करें, डायरेक्ट नरेशन किसे कहते हैं बेटा, वही वाली, अगर आपको याद हो कि यहाँ पे कॉमा और यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमास, फुल स्टॉप और फिर ये क्लोज, ये वाला जो है इसे हमने डायरेक्ट कहा था। इसके बेटा दो हिस्से होते हैं, एक को कहा जाता है रिपोर्टिंग और दूसरे को कहा जाता है कोटेशन, या इसको रिपोर्टेड स्पीच भी कहते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब हो सकती है और उसकी कोटेशन हो सकती है। तो जरा देखिए, अब मैं कहता हूं सेंटेंस मेरे पास क्या है, सेंटेंस मेरे पास आ गया, जरा मैं इसकी इंक रेस कर लूं। सेंटेंस मेरे पास आ गया, शी सेड I am tired. Now you can see this sentence has two types, or two kinds, or two sections actually, right? One is she said and the other one is I'm tired. Let's see, this is what this is, this section is what, this section is actually the reporting verb. And what about this one, ये section क्या बनेगा, देखते हैं। This is a quotation, कि जो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर है उसे कोटेशन कहा जाएगा, और जो इन्वर्टेड कॉमास के बाहर करा है उसे रिपोर्टिंग कहा जाएगा। द रिपोर्टिंग वर्ब मे कम। अब ये भी लाजमी नहीं है कि हमेशा आप इसे स्टार्ट में यूज करें। डियर स्टूडेंट्स, आपने बहुत सारे सेंटेंसेस ऐसे देखे होंगे जिसके अंदर क्या है, जिसके अंदर आपको बाद में चीज़ें नज़र आ रही हैं, सेट वगैरह बाद में आपको नज़र आ रहा है। और ये चीज़ क्लियर कर लें, देख रहे हैं आप कि हम कितना इसको बड़ा ही डिटेल में पढ़ने जा रहे हैं। ये सिर्फ और सिर्फ आपको स्टार्स एकेडमी LMS के ऊपर ही नज़र आएगा, वहाँ पे ही इसको इतनी डिटेल से पढ़ाया जाएगा, ठीक है। और ध्यान में रखिए कि हमारे MCQs इसमें से लाजमी पूछे जाते हैं, लाजमी दिए जाते हैं इंशाल्लाह। बिफोर एंड आफ्टर द कोटेशन कहीं पे भी आ सकते हैं, ये शी सेड यहाँ पे भी आ सकता था। एट अ नेचुरल पॉज इनसाइड द कोटेशन, या फिर कोटेशन के अंदर भी आ सकता है, जैसे कहते हैं फॉर हेवन सेक मार्गरेट सेड व्हाट्स बैड हियर इज बैड इनफ। जो कुछ यहाँ पे बुरा है वो बहुत है, मजीद बुरी बातें करने की जरूरत नहीं है। तो जो एक नेचुरल पॉज बनता है किसी भी स्पीच का, उस जगह पे भी हम इस रिपोर्टिंग वर्ब को पुट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं आएगा। अब हाउ टू चेंज, भाई हमारा कंसर्न ही यही है कि हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट करेंगे, लेकिन क्वेश्चन ये है कि हाउ टू चेंज। जैसे ये भाई साहब बहुत परेशान नजर आ रहे हैं कि हाँ जी कैसे हम इसको मसले का हल कर सकते हैं। तो कोई बात नहीं, हम हैं आपके साथ, तो फिर किस चीज़ का है गम, कोई मसला नहीं, इंशाल्लाह आप देखेंगे ये चीज़ें आपको कैसे क्लियर होती हैं। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो देखते हैं हम ये सारा कुछ कैसे चेंज करेंगे। कुछ टर्मिनोलॉजीज जो हमें आइडिया होना चाहिए, जिनका हमें पता होना चाहिए, वो क्या क्या है। हमें पता होना चाहिए व्हाट इज सब्जेक्ट, व्हाट इज ऑब्जेक्ट। अगर आपने मेरे सारे लेक्चर सुने हैं, जो कि डेफिनेटली आप लोगों ने सुने हुए हैं, इनमें एक एक पॉइंट जो है वो मैं बता चुका हूँ। वर्ब एंड टेंसेस पे प्रॉपर लेक्चर दिया, सब्जेक्ट वर्ब पे अलहदा से लेक्चर दिया, प्रोनाउन पे काफ़ी डिस्कशन कर ली, एडवर्ब की बात हम कर चुके, पंक्चुएशन और फंक्शन ऑफ सेंटेंस, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स एटसेट्रा, ये सारे वो पॉइंट्स हैं। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव भी मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। ये सारे वो पॉइंट्स हैं डियर स्टूडेंट्स, जो को क्लियर होंगे, ये बातें आपको समझ आएंगी, तो हम डेफिनेटली नरेशन को बहुत ही आसानी के साथ और बहुत ही ज़बरदस्त मेथड के साथ हम इनको सॉल्व कर लेंगे। पंक्चुएशन के ऊपर भी हमारी डिस्कशन होनी है, फंक्शन ऑफ सेंटेंस को भी देखना है। फॉर एग्जाम्पल, भाई फंक्शन ऑफ सेंटेंस क्या होता है। देखिए, एक बंदे ने आपको एक बात बताई और एक बंदे ने आपसे सवाल पूछा, वन इज टेलिंग यू समथिंग एंड द अदर वन इज आस्किंग यू समथिंग। तो क्या कहेंगे, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ बोथ सेंटेंसेस। वन इज इंडिकेटिव बिकॉज इट इज इंडिकेटिंग सम सिचुएशन और डिस्क्राइबिंग सम फिनोमिनन, एंड द सेकंड वन इज इंट्रोगेटिव बिकॉज इट इज आस्किंग सम क्वेश्चन।
राइट तो हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे कि हमारे पास क्या क्या चीजें होनी चाहिए। वी मस्ट हैव अ वेरी क्लियर कट आइडिया ऑफ पंक्चुएशन, फंक्शन ऑफ सेंटेंसेस एंड डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स। तो ये चीजें बेटा हमें सारी क्लियर हैं, अगर नहीं है तो एक दफा फिर मैं इनको बता देता हूं सिर्फ आप लोगों के लिए ताकि आपको क्लियर हो, वरना ये सारे सब चीजें पढ़ा चुका हूं। सब्जेक्ट कहा जाता है बेटा सेंटेंस का वो पार्ट जिसके बारे में कुछ बताया जाए। ऑब्जेक्ट कहा जाता है उसे जो कुछ रिसीव करे, कोई एक्शन रिसीव करे। टेंस कहते हैं टाइम ऑफ एक्शन को, एंड प्रोनाउन आर द वर्ड्स व्हिच आर यूज्ड in place of noun. Then we have adverbs which are used to modify any other verb, adverb or adjective. Then we have punctuation, use of comma, inverted commas, colon, etc., etc. We will have a very informative lecture on punctuation and spelling. Definitely ये भी Stars Academy LMS के ऊपर unique feature आपको नजर आएगी, a detailed lecture on punctuation, a detailed and very comprehensible lecture on punctuation coming soon inshallah. Function of sentence, demonstrative adjectives, right? All these things are very much important. Function of sentence मैंने आपको बता दिया. Demonstrative adjective means what? This pen, this pointer, this stylus, this pointer, etc., etc. So these words are called demonstrative because they are connected with some noun and they are also putting some demonstrations, right? इशारा भी दे रहे हैं और नाउन के तौर पे यूज भी हो रहे हैं। ओके हो गया डियर स्टूडेंट्स, तो अब चलते हैं आगे। अब हमारे पास है इसकी थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन कि क्या मैंने इतनी चीजें क्यों कहीं। आप देख रहे हैं देयर आर डिफरेंट कलर्स। सबसे पहले देखिए हमारे पास क्या है, शी, फिर हमारे पास अस, ये क्या है, सब्जेक्ट है, ये क्या है, ऑब्जेक्ट है। शी इज सब्जेक्ट, अस इज ऑब्जेक्ट। अच्छा, उसके बाद हम कहेंगे सेज क्या है, सेज रिपोर्टिंग वर्ब। हर एक का पूरा स्ट्रक्चर समझाऊंगा। देखें शी क्या हो गया, सब्जेक्ट, अस क्या हो गया, ऑब्जेक्ट, और सेज क्या हो गया, रिपोर्टिंग वर्ब। आगे चलो, नेक्स्ट ये क्या है, ये पंक्चुएशन है। क्यों मैंने बताया था कि इन चीजों की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, अभी फौरन समझ आएगी। जब हम इनको चेंज करने लगेंगे तो हर चीज पूरे सेंटेंस का जिसे कहते हैं डाइसेक्शन हो रही है, उसके एनालिसिस हो रहा है कि ये सेगमेंट्स इसके अंदर है। आगे देखिए, देन वी हैव व्हाट, देन वी हैव अ प्रोनाउन, दिस वन इज योर प्रोनाउन आई। देन वी हैव व्हाट, दैट्स अ टेंस, वांट, यस। देन वी हैव व्हाट, demonstrative adjective, and then that's an adverb. So your sentence can have so many things in it, but don't you worry, हम हर एक चीज को बड़े ही आसानी के साथ सॉल्व करेंगे और बड़े ही ट्रिक के साथ, ठीक है, जिसे हम कहते हैं टॉपर्स ट्रिक क्या हो सकते हैं, किस तरीके से चीज़ों को हम लेकर चल सकते हैं, वो बहुत सारा चीज़ें आसान होने वाली हैं। एक दफ़ा मैं सारी इंक को रेज कर रहा हूँ ताकि चीज़ें आपको क्लियर हो जाएं। देख लीजिए, ये हमारे पास क्या था, सब्जेक्ट। मैंने कहा था सब्जेक्ट की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, रिपोर्टिंग वर्ब का पता होना चाहिए, ऑब्जेक्ट का पता होना चाहिए, पंक्चुएशन का, प्रोनाउन का, टेंस का, एडजेक्टिव का और एडवर्ब का। ऑल दीज थिंग्स आर जस्ट इन फ्रंट ऑफ यू। क्लियर? अब आगे चलते हैं। अब ये सारे का सारा क्या आ गया, फंक्शन ऑफ सेंटेंस आ गया, क्योंकि हमने ये भी तो बताना था कि फंक्शन ऑफ सेंटेंस था। देखें, एक चीज मिसिंग थी, वो भी क्लियर कर दी कि हाँ जी, इनके अंदर एक फंक्शन का भी नाम होना चाहिए। और ये कौन सा सेंटेंस है, आई वॉन्ट टू बाय दिस हाउस नाउ। डियर स्टूडेंट्स, ये कौन सा है, इट्स अ डिक्लेरेटिव सेंटेंस। कौन सा सेंटेंस है, डिक्लेरेटिव सेंटेंस। और ये और बात, यहाँ पे भी एक चीज और भी क्लियर करता जाऊं, आपको सेंटेंसेस की आइडेंटिफिकेशन, फ्रेजेस की आइडेंटिफिकेशन, क्लॉजेस की आइडेंटिफिकेशन, ये सारी चीजें इंशाल्लाह बड़ी ही डिटेल के साथ, बड़े ही जबरदस्त तरीके से और बड़े ही ट्रिकी मेथड्स के साथ, आपके साथ शॉर्टकट्स के साथ आपके साथ शेयर की जाएगी, आपको पढ़ाई जाएगी। तो डेफिनेटली आपने किसी सूरत भी घबराना बिल्कुल नहीं है। आगे चलते हैं जी। हाउ मेनी थिंग्स विल गेट चेंज्ड। नरेशन में हम चेंज तो करेंगे, बट कितनी चीजें चेंज करनी है भाई। हम कहेंगे रिपोर्टिंग वर्ब बदलेगा, हम कहेंगे कॉमा और कोटेशन मार्क्स बदलेंगे, हम कहेंगे प्रोनाउन बदलेंगे, हम कहेंगे टेंस बदलेगा, एडवर्ब बढ़ेगा और डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव भी इसमें क्या होगा, चेंज होगा। ये सारी चीजें इसमें बदलेंगी। अच्छा, अब इसमें कोई ऐसा पॉइंट तो नहीं है जो मैंने आपको नहीं बताया। प्रोनाउन में आपने सुना था ना कि मैं बता रहा था कि प्रोनाउन के 3 एस्पेक्ट्स होते हैं, फर्स्ट पर्सन होता है, सेकंड पर्सन होता है और थर्ड पर्सन होता है। ये सारा मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया हुआ है। लो जी, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले चेंज ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब हम किसे कह रहे हैं बेटा, इस सेज को कह रहे हैं। ये देखें, ये आपके सामने बिल्कुल क्लियर होके आ रहा है, ठीक है, क्या ये सेज। इसको कैसे चेंज करना है, हमारी पहली जो स्टडी है वो ये है। लो जी, यहाँ पे पहला ट्रिक, पहला मेथड, पहला शॉर्टकट, क्योंकि चेंजेस स्टार्ट हुई तो साथ ही ट्रिक स्टार्ट हो गए। देखिए क्या है यहाँ पे देखिए हमारे पास क्या आया, ये कॉमास के बाहर वाला पार्ट है। कौन सा पार्ट है,
कॉमास के बाहर वाला पार्ट है। कॉमास के बाहर वाला पार्ट बेटा हमेशा हम कॉमास के अंदर वाले पार्ट के मुताबिक चेंज करेंगे। लो दैट्स डन। हाउ? वेरी सिंपल। whatever is be, यहां पे हम जो भी यूज करेंगे, whatever we are going to use here will be definitely connected with the statement given within the commas। यहां पे जो commas होंगे इसके अंदर जो स्टेटमेंट होगी उसके अंदर के मुताबिक, उसके मुताबिक हम इसको चेंज करेंगे। अच्छा, और कमाल की बात क्या है, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो कॉमास के अंदर रहेंगी और इसके मुताबिक चेंज हो रही होंगी। तो फर्स्ट थिंग वी आर गोइंग टू चेंज आवर रिपोर्टिंग वर्ब। हियर वी सी हाउ मेनी चेंजेस आर पॉसिबल। Why do we change reporting verb? लेकिन ये क्वेश्चन भी लाजमी था। To maintain the function of the reported speech, मैंने क्या कहा, अब दोबारा इस बात को दोबारा समझाता हूँ, एक दफ़ा फिर बताता हूँ कि अगर किसी को कन्फ्यूजन है तो वो ज़रा सुन लें। मैंने कहा कि सेज, यहाँ पे ये जो भी वर्ड है रिपोर्टिंग वर्ब है, इसको हम चेंज करेंगे अंदर वाले सेंटेंस को देख के। क्यों? देखे भाई, आप कहते हैं he said to me I am your friend। आपने क्या किया? आपने कुछ बताया ही है ना। तो आप क्या कहेंगे? आप उसका फंक्शन मेंटेन करेंगे, आप कहेंगे he told me that he was my friend। लेकिन अगर वो बंदा कहता है he said to me am I your friend, तो क्या आप भी आप told कह दोगे? ऑफ कोर्स नॉट। अब आपका क्वेश्चन इंट्रोगेटिव है, अब आपकी स्टेटमेंट इंट्रोगेटिव है, और अगर इंट्रोगेटिव स्टेटमेंट है डियर स्टूडेंट्स, तो फिर आप क्या करोगे? आप ऑटोमेटिकली वहां पे सेड को टोल्ड में नहीं बल्कि आस्क्ड में चेंज करेंगे। यही बात तो हम कह रहे थे कि हम क्यों चेंज करेंगे। देखिए, व्हाई डू वी चेंज रिपोर्टिंग वर्ब, और ये भी पंक्चुएशन का स्टाइल चेक कर लें कि एक आपका साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन और क्वेश्चन मार्क एक साथ आ सकते। ये एक, अब समटाइम तो आपको ऐसे भी नजर आएगा एक दूसरे के, जिसे कहते हैं ना कि एक दूसरे के ऊपर ये ओवरलैप्ड होंगे, जैसे ऐसे और यूं, तो इस तरह भी हो सकता है, पॉसिबिलिटी है। लेकिन बहरहाल दीज टू पंक्चुएशन साइंस कैन बी यूज्ड टुगेदर। जैसे मैंने आपसे कहा कि इंशाल्लाह जब पंक्चुएशन पे आएगा तो आपको बहुत ज़्यादा और डिटेल में चीज़ों का पता चलेगा और इंतहाई आसानी के साथ आप उन्हें समझ जाएंगे। टू मेंटेन द फंक्शन ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच, बता दिया फ्रेंड वाली एग्जांपल से। टू मेंटेन द टोन ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच, टोन भी तो मैटर करती है। देखें, एक बंदे ने आपको बुरा भला बड़ा सख्ती से कह के भेज दिया, आप जाके घर वालों को कुछ बता रहे हैं तो आप हंसते हुए थोड़ी बताएंगे। हंसते हुए बताएंगे तो यार वो कहेंगे वो तो मजाक कर रहा था, हालांकि आपको पता है उसने गुस्से में बात की थी। तो गुस्सा शुड आल्सो बी ट्रांसलेटेड, गुस्सा शुड आल्सो बी कन्वेड। तो टोन जो है ना वो भी हम कन्वे करेंगे डियर स्टूडेंट्स। फॉर एग्जाम्पल लिखा है द फादर सेड टू द सन ओपन द डोर। अब टोन अथॉरिटेटिव है, ठीक है, उसको रिक्वेस्ट तो नहीं कर सकते। हम लिखेंगे द फादर ऑर्डर्ड द सन टू ओपन द डोर। क्यों? क्योंकि हमने देखा कि फादर जो है वो सन के साथ उसका रिलेशन जो है, टोन जो है वो अथॉरिटेटिव होगी, रिक्वेस्टिंग तो नहीं होगी। क्लियर? ओके। तो हम क्या कहेंगे? हम कहेंगे यहाँ पे हमें टोन का भी ध्यान रखना है जी। अब आ जाए जी रिपोर्टिंग वर्ब क्या क्या चेंज हो सकती है। लेट्स स्टार्ट द व्हील ऑफ लक। खुश नसीबी का ये चक्कर चलने लगा है। ऑन सिंगल स्लाइड यू विल सी कि हम रिपोर्टिंग वर्ब को किस किस में चेंज करते हैं। सबसे पहले टेल या फिर टोल्ड में, देन आस्क और आस्क्ड में, सजेस्ट या सजेस्टेड में, देन वी हैव विश्ड, ग्रीटेड, अपलॉडेड इसमें, इसके बाद फॉरबिड और फॉरबेड के अंदर, देन वी हैव एडवाइज्ड, रिक्वेस्टेड, ऑर्डर्ड, देन वी हैव प्रे आर प्रेड, देन वी हैव लास्ट बट नॉट द लीस्ट एक्सक्लेम या फिर एक्सक्लेम्ड। लो जी डियर स्टूडेंट्स, ये अब सारे मैक्सिमम वेरिएशन है। मैंने क्यों बताया आपको कि ये चीज़ें इंशाल्लाह आपको बहुत ही डिटेल में और बड़ी ही क्लैरिफाइंग अंदाज में बताई जाएंगी। अब देखिए रिपोर्टिंग वर्ब किस किस में चेंज हो सकती है, ये सारे इसके क्लियरिटी के साथ। अब आपको अगर पहले थोड़ी सी विजिबिलिटी का इशू था तो ये देखें, ये सारे विजिबल हो गए कि किस किस चीज़ में चेंज हो सकती है। देखें कि यू कैन कन्वर्ट इट इनटू टोल्ड, आस्क्ड, सजेस्ट, wished, greeted, applauded, forbid या forbade, then advised, requested, ordered, pray or prayed, exclaim or exclaimed। अच्छा, अब हम कहेंगे हाउ कैन वी से दैट कि सिर्फ यही चेंज होंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, सिर्फ आपने ये एनालिसिस करना है कि जब आप किसी से बात कर रहे होते हैं, जब आप किसी पे कोई कहीं पे कोई लैंग्वेज यूज़ कर रहे होते हैं, तो डियर स्टूडेंट्स आपके सेंटेंस मैक्सिमम कितने हो सकते हैं। या तो आप कुछ बता रहे होते हैं, या आप कुछ पूछ रहे होते हैं, या किसी को कुछ करने के लिए कह रहे होते हैं, या किसी को कुछ विश कर रहे होते हैं, या किसी को कुछ अप्रिशिएट कर रहे होते हैं, या किसी को कुछ सजेस्ट कर रहे होते हैं। इसके अलावा तो आपके सेंटेंसेस और नहीं निकलते ना, सिर्फ इतने ही है ना। जब इतने ही सेंटेंसेस हैं तो उतने ही चेंजेस आएंगी ना,
कि जब आप सजेस्ट कर रहे होंगे आप कहेंगे हमने सजेस्ट किया, जब आप कहेंगे हमने ऑर्डर कर रहे हैं, हम ऑर्डर दे रहे हैं, तो ऑर्डर होगा। तो डेफिनेटली योर रिपोर्टिंग वर्ब कैन चेंज टू into so many things, but every word has got certain features. हम ऐसे नहीं है कि अपनी मर्जी से करते रहें कि हाँ जी जब इतना डिटेल में समझाया है तो ये भी बताऊंगा कि हाँ जी किस जगह पे कौन सा, बिल्कुल टू द पॉइंट प्रिपरेशन होगी, आपको सोचने की टेंशन नहीं होनी चाहिए, हम आपको बताएंगे, क्लियर करके चलेंगे इंशाल्लाह। फर्स्ट पॉइंट देखिए हमारे पास क्या आ रहा है कि किस वक्त हम रिपोर्टिंग वर्ब को, किस वक्त हम उसे चेंज करेंगे, किसके अंदर हम उसे चेंज करेंगे जनाब, टेल और टोल्ड के अंदर किस वक्त चेंज होगा, इसकी कंडीशंस क्या है। तो इसकी कंडीशंस देखिए, पहले नंबर पे है आपका डेक्लरेटिव सेंटेंस और दूसरे नंबर पे हाई आ रहा है कि से टू और सेड टू होना चाहिए। अब ये दो बातें फुलफिल होनी चाहिए। कैसे? अब देखें, आप जब कहते हैं ना कि हमारे पास डेक्लरेटिव, वो डेक्लरेटिव का मतलब होता है सिंपल सेंटेंस, जो कि ना इंट्रोगेटिव होगा, ना इंपैरेटिव होगा, ना एक्सक्लेमेटरी होगा। अब इसमें आपको एक चीज़ कन्फ्यूजन करती है कि हाँ जी नेगेटिव तो है भाई, नेगेटिव में ये है कि आप कहते हो आई एम योर फ्रेंड और फिर आप कहते हो आई एम नॉट योर फ्रेंड। इन बोथ सेंटेंसेस यू आर टेलिंग मी समथिंग, यू आर डिक्लेयरिंग समथिंग, तो बोथ सेंटेंसेस आर डेक्लरेटिव। और इसके बाद से टू है या सेड टू है, तो ये भी आप जरा देखें कि ये होना कंपल्सरी है। क्यों? क्योंकि सेड टू होगा तो आप टोल्ड में चेंज करोगे। बेसिकली डिफरेंस क्या है, जैसे मैंने आपको वर्ब में भी बताया था, ये दोनों वर्ब्स आपको वहां पे भी क्लियर किए थे कि से जो है ये एक इंट्रांजिटिव वर्ब है और टेल जो है ये एक ट्रांजिटिव वर्ब है। तो जो इंट्रांजिटिव वर्ब है उसके साथ हमें प्रेपोजिशन लगानी पड़ती है और ट्रांजिटिव के साथ हमें ऑब्जेक्ट लगाना पड़ता है। जब आप सेड टू मी ही नहीं होगा तो टोल्ड को मी हम कहां से देंगे, लिहाजा सेड टू होगा तो टोल्ड में चेंज करेंगे। अब देखिए नेक्स्ट आ गया जी आस्क और आस्क्ड। इसकी क्या कंडीशंस है? दो कंडीशंस है, एक तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होना चाहिए और क्या हो, क्वेश्चन मार्क पे एंड हो रहा हो। तो ये आप सारी कंडीशंस लिखते जाएं कि किस वक्त हम इसको किस चीज में चेंज करेंगे। नेक्स्ट आ जाए जी एक्सक्लेम। अब एक्सक्लेम्ड के साथ हमने मल्टीपल शेड्स पढ़े हुए हैं। हमने एक्सक्लेम्ड के साथ जॉय भी पढ़ा हुआ है, एक्सक्लेम्ड के साथ सौरव भी पढ़ा हुआ है, एक्सक्लेम्ड के साथ वंडर भी पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो इसे हम कहते हैं कि इसकी पहली कंडीशन ये है कि इट शुड बी एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस एंड द सेकंड वन इज, आप इसमें क्या क्या एक्सप्लेन करते हैं। देखें, विद सारो कब कहेंगे अगर अलास लिखा है, विद हैप्पीनेस कब कहेंगे अगर हुर्रा लिखा है, विद वंडर कब कहेंगे जब वाओ लिखा हो। तो इन तीनों कंडीशंस में बेसिकली तो एक्सक्लेम्ड आएगा, मतलब आप ये कहेंगे ही एक्सक्लेम्ड विद। आगे आपने देखा कि अलास लिखा हुआ है, आप कहेंगे ही एक्सक्लेम्ड विद सॉरो। आगे आपने देखा कि हुरा लिखा हुआ है तो आप कहेंगे ही एक्सक्लेम्ड विद हैप्पीनेस। आगे आपने देखा कि वाओ लिखा हुआ है तो आप कहेंगे ही एक्सक्लेम्ड विद वंडर। तो ये सारी चीजें हैं, चेंज होगी कब, जब हमारे पास इस तरह के वर्ड्स आएंगे तो हम एक्सक्लेम्ड करेंगे। नेक्स्ट देखिए जी, हमने कहा सजेस्ट और सजेस्टेड में कब चेंज करेंगे अपनी रिपोर्टिंग वर्ब को। रिपोर्टिंग वर्ब एक दफा फिर बताता चलूं, किसे रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं? रिपोर्टिंग वर्ब उसे कहते हैं डियर स्टूडेंट्स जो कॉमा से बाहर लिखी होती है। तो अब इसकी कंडीशंस क्या है कि एक तो सेंटेंस इंपैरेटिव होना चाहिए, दूसरी बात क्या है कि ये लेट से स्टार्ट हो। इंपैरेटिव सारे नहीं, लेट वाले खास तौर पे हम सजेस्टेड में यूज करते हैं। जैसे सेंटेंस आता है ही सेड टू मी लेट मी डू माय वर्क, तो आप कहेंगे ही सजेस्टेड, ओके तो आप सजेस्टेड में करेंगे लेट वाले सेंटेंस को देख के। नेक्स्ट आ जाइए जी, ग्रीट या ग्रीटेड के एक्सप्रेशंस हम चेंज करते हैं रिपोर्टिंग वर्ब के अंदर, तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस होने चाहिए विद एक्सप्रेशंस। कौन कौन से? जैसे गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, वेलकम। लिखा होता है ही सेड टू मी गुड मॉर्निंग, तो आप कहेंगे ही ग्रीटेड मी, ही विश्ड मी गुड मॉर्निंग, ठीक है। इसी तरीके से लिखा होता है ही सेड टू मी वेलकम, तो आप कहेंगे ही ग्रीटेड मी, राइट। तो आप इसको इस तरीके से चेंज करेंगे। नेक्स्ट आ गया जी फॉरबिड, फॉरबेड। अब ये भी इंपैरेटिव है। देखिए इंपैरेटिव के अंदर डिफरेंट वैरायटीज आएंगी। अभी सजेस्टेड की बात हो रही थी तो हमने कहा इंपैरेटिव होना चाहिए, लेकिन क्या यहां पे मैंने लिखा हुआ था क्या, लेट के साथ चेंज होगा। अच्छा, अभी इसी तरीके से अब मैं कह रहा हूं कि जनाब फॉरबिड, फॉरबिड, अभी मैं कह रहा हूं कि इंपैरेटिव से हो लेकिन नेगेटिव हो, स्टार्टिंग विद डू नॉट या नेवर, इनसे स्टार्ट होगा तो फिर आपका रिपोर्टिंग वर्ब, फिर बताऊं रिपोर्टिंग वर्ब किसे कहते हैं? बेटा वही वाला वर्ब, उसी की बात हो रही है, अब कोई नया थोड़ी आया है, उसी की बात हो रही है जो कॉमा से बाहर लिखा होता है, उसको हम रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। फिर हम उसे चेंज करेंगे डू नॉट में या फिर नेवर को देखते हुए हम उसे चेंज कर देंगे फॉरबिड या फॉरबेड के अंदर। नेक्स्ट कैटेगरी है जी ऑर्डर या फिर ऑर्डर्ड, इसमें चेंज करें। अब भी इंपैरेटिव सेंटेंस है, लेकिन अब देखिए मैंने आपको बताई थी कि फादर सेड टू द सन ओपन द डोर,
तो उसमें ज़रा टोन का ख्याल रखेंगे, देखेंगे कि अब टोन का नहीं पता चलता, वहाँ पे कौन सा हमें बताएंगे कि सख्ती से बोला गया या क्या, तो आप देखेंगे कि कौन बोल रहा है और किस से बोल रहा है। कि अगर सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का रिलेशन यूं है कि हाई टू लो जा रहा है, मतलब बोलने वाला आपके पास है फादर और जिससे बात की जा रही है वो है सन, तो आप कहेंगे लो टू हाई का या हाई टू लो का रिलेशन अगर आ रहा हो तो फिर हम ऑर्डर करेंगे। इसी को देखिए रिवर्स कीजिए, रिक्वेस्ट या ऑर्डर्ड में हम क्या करेंगे, ऑर्डर नहीं आएगा डेफिनेटली, हम रिक्वेस्ट या रिक्वेस्टेड के अंदर क्या करेंगे, इंपेरेटिव होगा, लेकिन अब मूव करेगा क्या, लो से हाई की जानिब। क्लियर होगी बात। तो ऑर्डर और रिक्वेस्ट में कोई फर्क नहीं है सिवाय दोनों पार्टिसिपेंट्स के इंटरनल रिलेशन का। नेक्स्ट देखिए जी, एडवाइज्ड है या फिर एडवाइज्ड, इंपेरेटिव सेंटेंस है ये भी, लेकिन टोन ऑफ द स्टेटमेंट पॉजिटिव। कभी आप ये नहीं कह सकते किसी को गेट आउट और आप कहेंगे ही एडवाइज मी टू गेट आउट, नो, गेट आउट हमेशा कोई अच्छी बात होगी। जैसे किसी से आप कहेंगे ही सेड टू मी गिव अप स्मोकिंग, तो अब आप ये एडवाइस कहेंगे। डॉक्टर की कोई बात होगी कि टेक दिस मेडिसिन ट्वाइस अ डे, तो आप एडवाइस की बात करेंगे, राइट। तो इसमें आपकी टोन हमेशा पॉजिटिव रहनी चाहिए। नेक्स्ट आ गया जी प्रे या प्रेड, ये भी इंपेरेटिव सेंटेंस देख ले, क्योंकि इंपेरेटिव के अंदर बहुत सारी चीजें हैं। जैसे आप कहते हो मे यू प्रॉस्पर, मे यू सक्सीड, आप विश करते हो, प्रे करते हो। ये भी इंपेरेटिव सेंटेंस है, स्टार्टिंग विद मे है, एंडिंग एट साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन है, इसके ऊपर इसे एंड किया जाता है जी। नेक्स्ट देखिए हमारे पास अब आ गया नेक्स्ट चेंज, जो कि है चेंज ऑफ पंक्चुएशन। पंक्चुएशन किसे कहते हैं बेटा, इसे पंक्चुएशन कहते हैं। ये आपके सामने आ गया कि अब हम इन कॉमास को चेंज करने की बात कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, कॉमास को चेंज करने की। रिपोर्टिंग वर्ब चेंज हो गया, अब हम चेंज नंबर 2 जो कि है चेंज ऑफ कॉमास, उस पे बात करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, व्हाई डू वी चेंज पंक्चुएशन, क्वेश्चन तो करना लाजमी है, कॉन्सेप्ट को समझने का तरीका यही है, मेथड यही है डियर स्टूडेंट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट एवर आई एम आस्किंग, व्हाट एवर आई एम टेलिंग यू, यू मस्ट पुट सम क्वेश्चन ऑन दैट स्टेटमेंट। आप लाजमी क्वेश्चन करें कि सर जी पंक्चुएशन क्यों बदलेंगे, तो सुन लें पूरी बात कि क्या क्या है इसके अंदर, क्यों पंक्चुएशन बदलेंगे। टू रिमूव द पॉज बिटवीन टू स्पीचेस, पहली बात तो है कि क्योंकि आपने रिपोर्टिंग डायरेक्ट से इनडायरेक्ट करना है, आपने दोनों बातों को मिलाना है, तो बेटा जब तक उनके दरमियान कॉमा रहेगा तो क्या वो मिलेंगी, नहीं मिल सकती ना। अगर इसका मतलब नहीं मिलेंगी तो पंक्चुएशन तो चेंज करनी है। दूसरा, टू मर्ज द रिपोर्टेड स्पीच इन रिपोर्टिंग स्पीच, टू मेक द रिपोर्टेड स्पीच ऑब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब। अब ये थोड़ा सा टेक्निकल है, अब आप कहते हैं कि कैसे, जरा थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं। चलो जी, सेंटेंस ले लो। ही सेड टू मी आई ओपन द डोर, ही टोल्ड मी व्हाट, ही ओपन द डोर। क्लियर हुई बात। तो इसका मतलब क्या है कि जो कुछ उसका वो ऑब्जेक्ट बन जाता है। आप ये जो सेड के बाद आगे चीज लगाते हो ये उसका ऑब्जेक्ट बन जाता है। देखिए, क्या आप कभी ये कह सकते हैं आई ईट कॉमा मील, क्या आप कभी ऑब्जेक्ट से पहले पंक्चुएशन लगा सकते हो, नहीं लगा सकते ना। तो नहीं लगाते तो इसका मतलब है पंक्चुएशन तो चेंज करना वाजिब हो चुका। पंक्चुएशन को चेंज किए बगैर सेंटेंस ठीक नहीं होने वाला और कन्वर्जन भी प्रॉपर नहीं होने वाली। चलें जी, अब देखें कॉमा किस किस में चेंज होता है, इसके मेथड को देख लें। कॉमा चेंज हो सकता है दैट में, डेक्लरेटिव सेंटेंस में, किसमें, डेक्लरेटिव के अंदर, इसी तरीके से एक्सक्लेमेटरी के अंदर, इंपेरेटिव के अंदर। इन सब के अंदर अगर लेट वाला इंपेरेटिव, हर इंपेरेटिव नहीं बल्कि लेट वाला इंपेरेटिव ऐसा आएगा तो फिर दैट चेंज करेंगे। अब ज़रा इधर आ जाएं कि हम कॉमा इनटू दैट चेंज करेंगे डेक्लरेटिव सेंटेंस में। कौन से, असर्टिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में वो कौन से होते हैं, जिसमें फीलिंग्स का एक्सप्रेशन होता है, जिसमें फीलिंग्स बताई जाती है, उसे हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं। हम कहते हैं वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल बिल्डिंग दिस इज, एक्सक्लेमेशन हो गई, सेंटेंस एक्सक्लेमेटरी हो गया। इंपेरेटिव सेंटेंस, इंपेरेटिव विद लेट या फिर लेट वाला इंपेरेटिव, क्योंकि इसमें हम सजेस्टेड में चेंज करते हैं। अगर आपको याद हो तो हमने रिपोर्टिंग वर्ब में लेट की जगह पे सजेस्ट किया था। दूसरी चेंज आ जाए जी, दूसरी है अच्छा इसकी एग्जांपल देख लेते हैं पहले चेंज से। द साइंटिस्ट सेज द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। अब कॉमास खत्म किए, क्या लगा दिया, दैट आ गया, दैट इस जगह पे। दूसरा देखें, ही सेज आई डू नॉट फॉलो द पैथ, कॉमास की जगह पे देखिए क्या आया जी, ही सेज दैट, कॉमास उड़ गए। नेक्स्ट देखें, ही सेज हुरा वी हैव वन द मैच, लो जी यहाँ पे भी दैट आ गया। एक और देखें, जो बातें आपको कही हैं सबकी एग्जांपल है यहाँ पे। ही सेज लेट अस प्ले क्रिकेट, ही सजेस्टेड दैट दे शुड प्ले क्रिकेट, तो ये आ गया जनाब दैट। तो सब जगहों पे आप देख रहे हैं हम दैट में चेंज करेंगे इसे, और सेंटेंस ऐसे बनेंगे जैसे आप देख रहे हैं और इजी टू अंडरस्टैंड।
नेक्स्ट आ जाए जी, दैट इज चेंज इनटू इफ और वेदर। इफ और वेदर में चेंज करना कब करेंगे? देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है इंट्रोगेटिव सेंटेंस आ जाए, लेकिन हर इंट्रोगेटिव सेंटेंस नहीं, कंडीशन है डियर स्टूडेंट्स। कंडीशन क्या है कि आपको देखना है कि स्टार्टिंग विद हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब से अगर स्टार्ट हो रहा है तो फिर हम इसको इफ और वेदर में चेंज करेंगे, अदरवाइज इफ और वेदर में चेंज नहीं करेंगे। एग्जाम्पल देखिए जनाब, the scientist says, does the earth revolve round the sun? The scientist ask if, किसकी वजह से? कॉमास की वजह से if में चेंज किया और ये आ गया। he says, do I not follow the path? फिर भी हमने if में चेंज किया कॉमा को, ये आ गया। इसके बाद देखिए he says, have we won the match? फिर वही इफ आ गया जनाब। फिर देखिए हमारे पास नेक्स्ट चेंज आ गई जो कि है कॉमा विल बी ड्रॉप्ड ओनली, मतलब कॉमा की जगह पे कुछ भी नहीं लगाएंगे। कहाँ पे? डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस, वो वाले सेंटेंस जो WH वर्ड से स्टार्ट होते हैं। दो तरह के सेंटेंस होते हैं, कौन कौन से? एक है हैव यू गॉन देयर, और दूसरा होता है व्हाई हैव यू गॉन देयर। Why have you gone there? अब ये क्या हुआ? Why लगाया तो ये डबल इंट्रोगेटिव बन गया, have की वजह से भी बना और साथ why से भी बना, तो हम कहेंगे डबल इंट्रोगेटिव। ऐसे इंट्रोगेटिव आ जाएं तो फिर हम कॉमा की जगह पे कुछ भी नहीं लगाते। एग्जाम्पल देखेंगे तो मजीद क्लियर होगा। द साइंटिस्ट सेज व्हाई डज द अर्थ रिवॉल्व अराउंड द सन, तो आप देखें कॉमास की जगह पे कुछ भी नहीं लगाया, वही why का why वापस आ गया और कुछ भी नहीं था। नेक्स्ट देखिए जी, ही सेज व्हेन डू आई नॉट फॉलो द पैथ, फिर वही बात, वन वैसे का वैसे आ गया। ही सेज हाउ हैव वी वन द मैच, हाउ भी वैसे का वैसे आ गया। ठीक है जी, तो यहाँ पे अब देखें ओनली अ फुल स्टॉप विल बी यूज्ड एट द एंड ऑफ एवरी इनडायरेक्ट सेंटेंस। बहुत इंपॉर्टेंट है। जब होता क्या है कि जब आप दरमियान में WH यूज कर लेते हैं, जैसे यहाँ पे यूज किया गया है, तो दिल बड़ा करता है कि एंड के ऊपर भी क्वेश्चन मार्क आना चाहिए। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन मार्क नहीं लगाना। अब सवाल को आप तोड़ चुके हैं, सवाल को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कर चुके हैं। जब इनडायरेक्ट कर चुके हैं तो आपके वर्ड्स बताएंगे, आप साइन ऑफ इंटरोगेशन या इस तरह की बातें नहीं बताएंगे। ओके डियर स्टूडेंट्स, ये एक इंपॉर्टेंट लाइन देखें जरा। Note, only a full stop will be used at the end of every direct indirect sentence। होता क्या है, जब दरमियान में WH वर्ड आ जाता है तो बड़ा मन करता है कि भी WH वर्ड आया है तो आगे क्वेश्चन मार्क आना चाहिए। ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। क्यों? क्योंकि देखें जब आपने डायरेक्ट से इनडायरेक्ट किया डियर स्टूडेंट्स, तो आपने क्या किया? आपने ऑटोमेटिकली इसको, आपने इसके क्वेश्चन के सीक्वेंस को ब्रेक कर दिया। ठीक होगी बात? तो इसको हमने क्या किया? फिर हमने फुल स्टॉप यूज करना है।